हेलो, नमस्ते। अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। शक्तियों का पृथक्करण एवं अवरोध तथा संतुलन, चेक्स एंड बैलेंसेस ऑफ पावर, अमेरिकी संविधान की एक अत्यंत अद्वितीय विशेषता है। शासन के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका का कार्य होता है कि व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार शासन करना, और न्यायपालिका का कार्य होता है दोनों के आधार पर न्याय की व्यवस्था करना। तीनों ही अंगों का अपना विशिष्ट कार्य क्षेत्र होता है और इसी कारण से ये एक विचारणीय बिंदु है कि इन तीनों अंगों का आपसी समन्वय किस प्रकार का हो, दोनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र रहें या आपसी रूप से संबंध रहें। इस संबंध में अनेक सिद्धांत व्यक्त किए गए हैं। शक्ति पृथक्करण के सर्वप्रमुख प्रतिपादक लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि सरकार के तीनों अंगों में से प्रत्येक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए, उसे अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए, उसके द्वारा दूसरे के कार्य क्षेत्र में प्रभावित करने का या नियंत्रण स्थापित करने का कोई भी प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि समस्त शक्तियां एक ही जगह केंद्रित हो जाएं तो स्वतंत्रता नहीं रह सकती और राज्य जो है वो मनमानी करने लगेंगे। अर्थात एक अंग का व्यक्ति, एक अंग शासन का प्रधान अगर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तीनों प्रकार की शक्तियां अगर केंद्रित हो जाती हैं तो शासन से स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, पारदर्शिता, इस तरह की जो तथ्य हैं वो विलुप्त हो जाते हैं और राज्य मनमानी पर उतर सकते हैं। अमेरिका के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है शक्ति पृथक्करण, और मॉन्टेस्क्यू शक्ति पृथक्करण विभाजन के सिद्धांत से बहुत अधिक प्रभावित थे। उनका मान्यता है कि शक्ति जितनी अधिक होती है उतनी ही अधिक उसके दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है, अर्थात अधिक शक्ति अधिक दुरुपयोग। अतः संविधान के अनुच्छेद 1 में, अमेरिका के संविधान के 1 अनुच्छेद में, जो कि विश्व का सबसे छोटा संविधान है, उसमें ये व्यवस्था की गई है कि अमेरिका में व्यवस्थापिक, उसका पहला अनुच्छेद है ये, 1 अनुच्छेद में, कि व्यवस्थापन शक्तियां जो हैं वो कांग्रेस में निहित होंगी। अनुच्छेद 2 में ये कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 3 में ये कहा गया है कि न्याय संबंधी समस्त कार्यों का निर्वहन एक स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो करेगी। इस प्रकार 3 अनुच्छेदों में शासन के तीनों अंगों के बारे में बताया गया है। तीनों को अलग अलग कार्य व्यवस्थाएं दी गई हैं। संविधान निर्माता चाहते थे कि न केवल सिद्धांत में बल्कि व्यवहार में भी सरकार के इन तीनों अंगों की प्रकृति, कार्य का संपादन और क्षेत्र सब पृथक पृथक होना चाहिए। कौन कौन से तथ्य हैं इसमें? पहले तो यह है कि तीनों अंगों में चयन की भिन्न भिन्न प्रक्रिया होनी चाहिए। दूसरा, शासन में एक ही अंग की सदस्यता का प्रावधान होना चाहिए। तीसरा, विभिन्न अंगों का अलग अलग कार्यकाल होना चाहिए और कार्यकाल की निश्चितता होनी चाहिए, ऐसा है ना। और चौथा है कि विविध अंगों में उत्तरदायित्व के संबंध में अंतर होने चाहिए। तो एक अभी अपन ने जो चार्ट है, चार्ट 1 के अंदर ये बताया गया है कि संविधान हर अंग की जो शक्ति है वो अलग तरह से मिलती है। 3 अंग हैं, सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है और न्यायपालिका है। व्यवस्थापिका के बारे में वही स्वतंत्र संगठन और क्षेत्र है, अपने ही क्षेत्र में सीमित है, अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है और अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है और अपने क्षेत्र में इसका अलग अलग कार्मिक है। यही चीज़ें कार्यपालिका के साथ हैं कि वो अपने क्षेत्र में सीमित है, स्वतंत्र है, सर्वोच्च है और पृथक कार्मिक है। और यही चीज न्यायपालिका में है कि सीमित, स्वतंत्र, सर्वोच्च और पृथक कार्मिक। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति व्यवस्थापिका का सदस्य है वो कार्यपालिका का भी नहीं हो सकता और न्यायपालिका का भी नहीं हो सकता, और कार्यपालिका का अगर कोई मेंबर है, कोई मंत्री है, तो वो व्यवस्थापिका का सदस्य भी नहीं हो सकता और वो न्यायपालिका का सदस्य भी
नहीं हो सकता। और कार्यपालिका के कार्यकाल को व्यवस्थापिका प्रभावित नहीं कर सकती, व्यवस्थापिका के कार्यकाल को कार्यपालिका प्रभावित नहीं कर सकती। और यही चीज न्यायपालिका के क्षेत्र में आती है। आगे अपन चर्चा करते हैं कि अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण प्रणाली जो है वो किस प्रकार से काम करती है। अमेरिका के संविधान में जिसको इस तरह से अपनाया गया है, हालांकि ये नहीं है कि पूर्ण तरीके से आदर्श रूप में शक्ति पृथक्करण वहाँ पे अपनाया गया है, क्योंकि उसको संभव नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक समस्याएं जो है वो सामने आती है। पारस्परिक नियंत्रण नहीं होने की स्थिति में शासकीय कार्यों का सुचारू रूप से संचालन किया जाना कठिन हो जाता है, क्योंकि अगर एक अंग दूसरे अंग से अगर कोई किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं रखता है तो उनके कार्यों में सुगमता और सरलता नहीं रहेगी। तो अमेरिका के संविधान में इस विसंगति को दूर करने के लिए नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाकर शक्ति पृथक्करण की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है, ताकि शक्ति पर शक्ति का नियंत्रण हो, पावर को कंट्रोल करे और वो एक दूसरे को बैलेंस करे, ताकि कोई भी अंग अपने क्षेत्र में निरंकुश ना हो सके। इस एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में कोई कोई दबाव ना बना सके, लेकिन विभिन्न अंगों को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं। एक विचारक हैं वायल के शब्दों में ये कहा गया है कि शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था अमेरिका के संविधान में सोच समझकर की गई है, जिससे शासन की कोई भी शाखा पागलपन ना कर सके, तानाशाही या क्रूरता या नियम विरुद्ध कोई कार्य जो है वो ना कर सके। शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण के सिद्धांत को आगामी चार्ट नंबर 2 के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। तो इसमें 5 तरह के शक्ति पृथक्करण आएंगे। पहले तो कांग्रेस अर्थात व्यवस्थापिका की शक्ति पर नियंत्रण, दूसरा राष्ट्रपति की शक्ति पर नियंत्रण, अमेरिका का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है तो राष्ट्रपति की शक्तियों पर नियंत्रण, और तीसरा है न्यायपालिका की शक्तियों पर आंशिक रूप से नियंत्रण, और चौथा है कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण। यहाँ पर कांग्रेस के 2 सदन है, एक सीनेट है और एक प्रतिनिधि सभा है। दोनों सदन एक दूसरे के ऊपर अपना नियंत्रण बनाए रख करके संतुलन बनाए रखते हैं। और 5वां, चूंकि अमेरिका में संघीय शासन व्यवस्था है, आदर्श रूप में संघीय शासन व्यवस्था पाई जाती है, इसलिए संघीय सरकार और राज्य सरकारों का एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण का प्रावधान है। तो अमेरिका के संविधान में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इन सब की व्यवस्था को आगामी चार्ट नंबर 2 से बताने का प्रयास किया गया है। और इसमें हम आपको इस चार्ट के अंतर्गत ये 3 कॉलम है। इसमें पहला जो ब्लॉक है वो कांग्रेस का है, दूसरा ब्लॉक इसमें राष्ट्रपति का है और तीसरा ब्लॉक इसमें सर्वोच्च न्यायालय का है। सबसे पहले हम कांग्रेस को ले लेते हैं। तो कांग्रेस, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय। तो कांग्रेस के कौन कौन से कार्य हैं? सबसे पहला तो ये है कि जो ब्लॉक के अंदर है तो वो उसकी अनन्य शक्तियां हैं, और जो एरो के द्वारा इधर उधर बनाई गई हैं वो नियंत्रण और पृथक्करण को, जो ब्लॉक के अंदर है वो तो पृथक्करण की है, बिल्कुल एंटायरली सेपरेशन ऑफ पावर, और जो ब्लॉक से, लाइनों से, एरो के जरिए जो बताने का प्रयास किया गया है वो नियंत्रण वाली, और नियंत्रण जिससे संतुलन। तो कांग्रेस के अंदर जो 4 बातें हैं, सबसे पहली तो कांग्रेस का गठन जनता के द्वारा नियतकालीन चुनाव पे होता है, इनका एक निश्चित कार्यकाल होता है, इनके पूरी प्रक्रिया इनकी स्वतंत्र है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, और इनकी सारी शक्तियां संविधान के द्वारा प्रदत्त हैं। यही राष्ट्रपति के साथ में है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा है, कार्यकाल निश्चित है यानी 4 वर्ष है, स्वतंत्र प्रक्रिया है और संविधान प्रदत्त शक्तियां हैं। अर्थात इनको शक्तियां ना तो कांग्रेस ने दी है न न्यायालय ने दी है, तीनों ही अंगों को शक्तियां संविधान के द्वारा प्रदत्त हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल जीवन पर्यंत है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां उनके पास हैं, स्वतंत्र अस्तित्व है और संविधान प्रदत्त शक्तियां हैं। ये तो हुई इनकी स्वतंत्र व्यवस्था। अब प्रश्न उठता है कि
कांग्रेस राष्ट्रपति को किस प्रकार से प्रभावित करती है। कांग्रेस राष्ट्रपति को प्रभावित करने के तीन उसके तरीके हैं। पहला तो कांग्रेस राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा सकती है और राष्ट्रपति जो भी नियुक्तियां करता है कार्यपालिका प्रमुख होने के कारण उन नियुक्तियों की पुष्टि कांग्रेस करती है। और राष्ट्रपति दूसरे देशों के शासनाध्यक्षों के साथ में देशों के साथ में जो संधियां करने का जो प्रावधान है, संधियां अगर करता है तो वो व्यवस्थापिका की पुष्टि के बाद ही मान्य होती हैं। और राष्ट्रपति भी कांग्रेस को नियंत्रण करने का उसके पास एक है कि कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित सभी विधेयकों के ऊपर उसको वीटो का अधिकार प्राप्त है। और कांग्रेस न्यायपालिका को कैसे कंट्रोल करती है, उसमें पहले तो राष्ट्रपति जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वो न्यायाधीशों की नियुक्तियों का अनुमोदन कौन करता है, बताओ बच्चों। उनकी नियुक्तियों का अनुमोदन कांग्रेस करती है, ठीक है। और दूसरी बात है कि अगर न्यायाधीश कोई काम संविधान विरुद्ध करते हैं या आचरण उनका विधि सम्मत अगर नहीं है तो उनको महाअभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। और यह महाअभियोग लगाने का काम कौन करता है, कांग्रेस, है। तो ये तो हुई कांग्रेस की बात। आगे आते हैं अपन कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति। राष्ट्रपति विधेयकों का वीटो करके कांग्रेस के ऊपर नियंत्रण करता है, ये बात अपन ने कर ली। और सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर उसका नियंत्रण ये रहता है कि समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ना। और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपन अगर अब आगे देखते हैं तो राष्ट्रपति को कैसे कंट्रोल करता है, तो कार्यपालिका के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं अगर वो विधि सम्मत ना हो, संविधान विरुद्ध हो, तो कार्यपालिका के कार्यों को अवैधानिक घोषित कर सकता है। और यही कार्य कांग्रेस के साथ में है। व्यवस्थापिका के कार्यों में भी अगर व्यवस्थापन अधिनियम संविधान विरुद्ध हैं तो उनको भी असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो एक बहुत बड़ा अधिकार न्यायपालिका के साथ है जिससे वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों के ही कार्यों के ऊपर अंकुश बनाए रखता है इसके जरिए। तो इस प्रकार से इस चार्ट के जरिए हम ये देखते हैं कि संविधान में शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था अमेरिका के संविधान में बनाई गई है और उसको लागू करने का प्रयास भी किया गया है। हालांकि इसके व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर अपन देखते हैं तो आज के संदर्भ में राजनीतिक परंपराओं, राजनीतिक दलों का उदय, सशक्त राष्ट्रपति नेतृत्व के विकास ने नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था को काफ़ी हद तक बदल दिया है। और सीनेटोरियल शिष्टाचार है, अवकाश नियुक्तियां हैं, संधियों की जगह कार्यपालिका समझौते हैं, इनके चलते नियंत्रण व्यवहार में शिथिल हो गया है। और राजनीतिक दलों के विकास के कारण तीनों अंगों में भी सहयोग की भावना का उदय हुआ है। अमेरिका में कार्यपालिका सशक्तिकरण का दौर, अमेरिका का राष्ट्रपति सर्वाधिक सशक्त कार्यपालिका प्रधान माना जाता है। और वैसे तो सभी देशों की कार्यपालिका के जो प्रधान हैं वो सर्वाधिक सशक्त होते जा रहे हैं या ऐसी मान्यता है। फिर अमेरिका में तो राष्ट्रपतीय नेतृत्व है और इसी वजह से और नेतृत्व के साथ साथ कार्यपालिका सशक्तिकरण का जो दौर इस युग में है उससे शेष अंगों के ऊपर उनका भरपूर प्रभाव होता है। या तो राष्ट्रपति का व्यक्तित्व कह लें या आपातकालीन परिस्थितियां बोल लें या समस्याओं से निपटने में तात्कालिक प्रभाव, एक तुरंत निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो कार्यपालिका, इन सब की वजह से कार्यपालिका सशक्तिकरण की ओर बढ़ती जाती है। लेकिन फिर भी ये कहना काफ़ी हद तक सही है कि अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत है और इसको अपनाने का पूरा प्रयास किया गया है और पूरी जो व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग उसके कार्रवाइयाँ उसमें की गई हैं। धन्यवाद।